अध्याय 123 अमूल्य डेटा संग्रह। दक्षिण शहर शिविर से अचानक आए दौरे ने निस्संदेह शान्हु विला शिविर की कुछ योजनाओं को भी प्रभावित किया। आपूर्ति के संग्रह को अस्थायी रूप से धीमा कर दिया गया और उसकी जगह 3 अत्यावश्यक कार्य शुरू किए गए। पहला कार्य था शक्ति बढ़ाना। न केवल वीजू और उनकी टीम को अपनी शक्ति में सुधार करने की आवश्यकता थी, बल्कि मयंक को भी अपने अंत में सभी की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता थी। चूहों वाले हजारों राक्षसों का एक भंडार था। ये स्पष्ट नहीं था कि अभी भी कितने राक्षस अंदर थे। वे जितने मजबूत होंगे, जोखिम उतना ही कम होगा। देवाशीष का दूसरा एंजल एनवॉय, बोन आर्मर जायंट पिग, अभी भी फर्स्ट ऑर्डर अपर ग्रेड पर था। रितिका का रॉट स्किन रैट कुछ समय से फर्स्ट ऑर्डर अपर ग्रेड पर था, जो नस्लीय अवरोध से बहुत दूर नहीं था। अब जब इंजेक्टरों का आधिकारिक संस्करण विकसित हो चुका था, तो स्वाभाविक रूप से सभी को पुरस्कृत करने और उनकी ताकत बढ़ाने का समय आ गया था, और निश्चित रूप से प्रणब, मानसी और आशीष जैसे दूसरे स्तर के लोगों को भी मजबूत करने की आवश्यकता थी। दूसरा कार्य था भंडारण सुविधाओं के निर्माण को तेज करना। ये हजारों टन भोजन था। भले ही कुछ नष्ट हो गया हो, फिर भी यह वर्तमान गोदाम की आपूर्ति से कहीं अधिक था। इस भोजन को समायोजित करने के लिए भंडारण सुविधाओं को बड़ा होना था और उनकी संरक्षण क्षमताएं मजबूत होनी थीं। तीसरा कार्य स्वाभाविक रूप से परिवहन का मुद्दा था। उनके पास जो कुछ ट्रक थे, वे भोजन के परिवहन के लिए लगभग बेकार थे, इसलिए उन्हें और ट्रकों की आवश्यकता थी। बापोन को दूसरा कार्य सौंपा गया, जबकि बीरेंद्र को तीसरे कार्य के लिए उपयोग योग्य ट्रकों की तलाश में भेजा गया। हर कोई अपने अपने कार्य को करने के लिए निकल पड़ा। तीशा ने रीजू और उनकी टीम द्वारा छोड़े गए डेटा की सावधानीपूर्वक समीक्षा की। सिर्फ एक बार इसे पढ़ने के बाद वह मयंक को खोजने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। विला नंबर 9 के अंदर तीशा ने समीक्षा करने के लिए डेटा मयंक को सौंप दिया और कहा, प्रोफेसर अलका और प्रोफेसर समीरन का डेटा कल्पना से थोड़ा अधिक मूल्यवान है। ये खोज के 4 पहलुओं का उल्लेख करता है। 1. राक्षस की जानकारी, जिसमें सर्वनाश के बाद से दक्षिण शहर शिविर में बचे लोगों से सामना किए गए या सुने गए राक्षसों को रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें नाम, उत्परिवर्तित प्रोटोटाइप पर अनुमान, शक्ति स्तर, मुख्य हमले के तरीके आदि शामिल हैं, जिसमें विस्तृत और संक्षिप्त दोनों जानकारी है। मयंक ने थोड़ा सिर उठाया, तीशा की ओर देखा और पूछा, हमने जो जानकारी व्यवस्थित की है, उसमें भी यह शामिल होना चाहिए, है ना? तीशा ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन इसमें एंजल एनवॉय राक्षसों को शामिल नहीं किया गया है। फिर वह आगे बोली, दूसरा पहलू मानव जाति की विकासवादी प्रतिभा के बारे में है। प्रोफेसर अलका ने उल्लेख किया कि मनुष्यों के बीच अभिजात वर्ग एक निश्चित चरण में असाधारण प्रतिभाओं को जागृत कर सकते हैं। उसकी निगाहें मयंक के चेहरे पर टिकी रहीं, लेकिन फिर उसने थोड़ा विषय बदल दिया। प्रोफेसर अलका का शब्द प्रयोग बहुत निश्चित लगता है। मुझे लगता है कि दक्षिण शहर शिविर में किसी ने अपनी प्रतिभाओं को जागृत किया होगा, और आज की वह महिला बहुत संभावना है। अनु, रीजू के समूह की एकमात्र सेकंड ऑर्डर कॉन्ट्रैक्टर थी। निस्संदेह वह सबसे संदिग्ध थी। हालांकि मयंक विचारशील लग रहा था, लेकिन वह अनु पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था, बल्कि खुद पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। क्या उसकी फ्यूजन क्षमता एक प्रतिभा के रूप में गिनी जाती है? उसे लगा कि यह ऊपर लिखे गए से थोड़ा अलग लग रहा था। उसने थोड़ा सिर उठाया और पूछा, तुम्हारा क्या तुम्हें कुछ महसूस होता है? तीशा की योग्यताएं बुरी नहीं थीं। अगर कोई प्रतिभा जागृत हो रही थी, तो वह संभवतः इसमें शामिल थी। हालांकि उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे ज्यादा महसूस नहीं होता है, सिवाय थोड़ा उत्साहित महसूस करने के, लेकिन ये डेमन आई स्पाइडर वुमन के दुष्प्रभावों के कारण हो सकता है। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके पास कोई प्रतिभा है या नहीं, बस इतना कहा, इसे नोट किया जा सकता है। अगर कोई प्रतिभावान व्यक्ति सामने आता है, तो हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। शायद हम कृत्रिम रूप से विकास को उत्तेजित कर सकते हैं, जैसे कि मानव शरीर बढ़ाने वाले के साथ। मयंक चकित रह गया, सोचा, ठीक है, शायद यही तुम्हारी प्रतिभा है। तुम अनुसंधान के कट्टरपंथी। तुम अनुसंधान के मामलों पर निर्णय ले सकती हो, और अगर समर्थन की आवश्यकता हो तो रिपोर्ट करना। अन्य 2 पहलुओं का क्या? तीशा ने अधिक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया, अन्य 2 पहलू जुड़े हुए लगते हैं, न केवल प्रोफेसर अलका के निष्कर्ष से, बल्कि प्रोफेसर समीरन के अनुसंधान से भी। यह आध्यात्मिक ऊर्जा और लैम्प ट्री के बारे में है। ये सुनकर मयंक गंभीर हो गया और जल्दी से सामग्रियों के चौथे खंड पर पलट गया। पूछा, आगे बताओ। प्रोफेसर अलका ने लैम्प ट्री के विकास और उन्नति तंत्र का पता लगाया। एक पौधे के बजाय इसे एक विशेष राक्षस के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। लोगों से मांस और ऊर्जा आपूर्ति का लैम्प ट्री का भक्षण सिर्फ सतह पर है। इसके सार को 2 प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, और दूसरी, सबसे महत्वपूर्ण, जीवित प्राणियों की भावनात्मक शक्ति है, जो हाल ही में पकड़े गए 100 आइड मॉन्स्टर के समान है। मयंक की अभिव्यक्ति पर सदमा दिखा।
क्या लैम्प ट्री को वास्तव में एक राक्षस माना जाता था? ये वास्तव में अप्रत्याशित था। दरअसल, अगर हम प्रोफेसर अलका की परिकल्पना का पालन करते हैं, तो हम इसे अपनी तरफ से भी सत्यापित कर सकते हैं। मयंक की अभिव्यक्ति बदल गई, पूछा, तुमने क्या खोजा है? रमाकांत द्वारा बक्स जिम की दूसरी मंजिल पर महिलाओं के कमरों के पास रखा गया लैम्प ट्री अच्छी तरह से बढ़ रहा है। चीकू की दास जेलों और अखाड़ों के पास के लैम्प ट्री के लिए भी यही सच है, और हमारे विला के अंदर के लैम्प ट्री, जहां अधिक लोग रहते हैं, झील के पास वाले लैम्प ट्री की तुलना में बेहतर बढ़ते हैं। तीशा ने बिंदुओं को जोड़ा और कहा, मैं पहले सोचती थी कि यह सिर्फ मानव ऊर्जा आपूर्ति का मुद्दा है, लेकिन गहरा कारण अधिक भावनात्मक उतार चढ़ाव होना चाहिए, जैसे डर, खुशी, नफरत आदि, जो सबसे अच्छे पोषण हैं। इसके अलावा लैम्प ट्री उन स्थानों पर पैदा होते हैं जहां लोग इकट्ठा होते हैं, जो इसका प्रमाण भी है। मयंक को एहसास हुआ, आखिरकार लैम्प ट्री के भीड़ का पीछा करने का कारण समझ में आया, और पूछा, क्या हम इसका उपयोग लैम्प ट्री की खेती के लिए कर सकते हैं? तीशा ने सिर हिलाया और कहा, अब तक नहीं। इसके अलावा, अगर किसी निश्चित क्षेत्र में पहले से ही एक लैम्प ट्री है, तो प्राकृतिक घटना की संभावना बहुत कम है, इसलिए हम केवल लैम्प ट्री क्रिस्टल को पाल सकते हैं और काट सकते हैं। लैम्प ट्री विकास और विकास के लिए भावनात्मक शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, और इस बीच वे इन्हें उस ऊर्जा प्रकाश में भी बदल देते हैं जिसे वे उत्सर्जित करते हैं, जो पौधों के विकास की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हम इस पहलू से शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है, उपयोग में ज़्यादा बदलाव नहीं लगता है, प्रदान की गई ऊर्जा समान रहती है। अधिक से अधिक रोपण स्थानों को थोड़ा समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी लैम्प ट्री के बारे में नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में है। तीशा ने मयंक को दस्तावेज के अंतिम पृष्ठ पर पलटने में मदद करने के लिए एक हाथ बढ़ाया, जहां पहली पंक्ति बोल्ड स्याही में थी, आध्यात्मिक ऊर्जा भावनात्मक शक्ति से निकटता से जुड़ी हुई, अनिवार्य रूप से आत्मा से संबंधित हो सकती है, जो मन के एक ऊर्जा पदार्थ का गठन करती है। ये निश्चित रूप से पृथ्वी से एक मूल सामग्री नहीं है, लेकिन इसका स्रोत अज्ञात है। कोहरे के स्रोत और आंखों के स्रोत का पता लगाने से कुछ सुराग मिल सकते हैं, प्रोफेसर समीरन। पूरे पृष्ठ पर कोई जटिल तर्क नहीं थे, लेकिन इसमें शामिल जानकारी निस्संदेह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। ये थोड़ा विश्वास करना कठिन है। मयंक ने धीरे धीरे दस्तावेज को बंद कर दिया, एक पल के लिए रुक गया। अगर यह पृथ्वी से नहीं आता है, तो क्या यह अंतरिक्ष से आ सकता है? तीशा ने थोड़ा सिर हिलाया, केवल 3 शब्दों के साथ जवाब दिया, मुझे नहीं पता। वह थोड़ा रुकी, फिर एक पल के लिए सोचा और कोशिश करते हुए कहा, ये जो भी है, इसका तात्पर्य है कि इस सर्वनाशकारी प्रभाव का स्तर बहुत अधिक हो सकता है, हमें और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जब हम पहाड़ पर पहुंचते हैं तो हमेशा एक रास्ता होता है, चलो इसे एक एक कदम उठाते हैं। मयंक ने दस्तावेज को तीशा के बगल में रखा, कहा, तुम एक प्रति रिकॉर्ड करो। तुम जो जानकारी व्यवस्थित करती हो, उसमें राक्षसों के बारे में किसी भी गोपनीय हिस्से को हटा दो, और फिर ऋतिका को इसे युद्ध के सदस्यों को वितरित करने के लिए कहो। राक्षसों के बारे में जानकारी जानने के लिए अन्वेषण के लिए उपयोगी है। मैं समझती हूँ, तीशा ने जवाब दिया। मैं हमारे राक्षस डेटा को एक कैटलॉग में संकलित करूंगी और उसे सौंप दूंगी। इसके अलावा इंजेक्टरों के मामले में हमें इन कुछ दिनों में ओवरटाइम काम करना पड़ सकता है। चिंता मत करो। तीशा के जाने के बाद मयंक ने अपना माथा रगड़ा और खुद से बुदबुदाया, टीम में वास्तव में सक्षम लोग हैं, लेकिन अगर आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी रहस्यमय है, तो इन समयों को नेविगेट करना वास्तव में आसान नहीं हो सकता है। पृथ्वी के अपने उत्परिवर्तन और अंतरिक्ष से संकट या शायद और भी अज्ञात खतरे सभी पहले की तुलना में सुरक्षित लगते हैं। एक सीधे तरीके से शहर जिले में प्रतिस्पर्धा करना क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक लोगों की तुलना में बेहतर है ना? लेकिन अब संकट चाहे जो भी हो, हम केवल अपने दांत पीस सकते हैं और इसका सामना कर सकते हैं। वैज्ञानिकों को रहस्य को सुझाने दें, मैं अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। मुट्ठी जितनी कठिन होती है, रीढ़ की हड्डी उतनी ही ठोस होती है। वह सोफे से उठा, फिर विला के पीछे बड़े लॉन की ओर चल पड़ा। यह क्षेत्र विशेष रूप से राक्षस नियंत्रण के लिए था। यहाँ लोहे के पिंजरों की पंक्तियां रखी गई थीं, और केंद्र में प्राचीन कृमि वृक्ष का जड़ वाला स्थान था। इस समय पास की खाली जगह पहले से ही राक्षसों के शवों से भरी हुई थी। उनमें से कई सौ, आज मारे गए सभी आंख वाले जानवर, लगभग छोटे टीलों की तरह ढेर हो गए थे। खून की गंध लगभग हवा में लटकी हुई थी। दूसरी तरफ धातु के पिंजरे बड़े करीने से व्यवस्थित थे, जिसमें लगभग 100 आंख वाले जानवर थे, हालांकि वे सभी अभी भी बेहोश थे। 100 आइड मॉन्स्टर को भी अंदर रखा गया था, लेकिन एकांत सेल में उसका शरीर लताओं से बंधा हुआ था, बेहतर उपचार का आनंद ले रहा था।
आखिरकार 100 आइड मॉन्स्टर सिर्फ एक हाथापाई हमलावर नहीं था, उन गहरे लाल आंखों के प्रभाव में पास आने वाला कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो सकता था। लेकिन अब स्वाभाविक रूप से उसके पास हमला शुरू करने का कोई रास्ता नहीं था, अभी भी लकवाग्रस्त था। उसके हाथ में लाल रोशनी की एक चमक के साथ ब्लड स्पिरिट की पुस्तक काम उठी और फिर स्कॉर्पियन स्पाइडर डेमन उसके सामने दिखाई दिया। एक विचार के साथ स्कॉर्पियन स्पाइडर डेमन 100 आइड मॉन्स्टर की ओर बढ़ा, धातु की सलाखें झुकने लगीं और उसकी 4 बाहों के एक स्वाइप के साथ 100 आइड मॉन्स्टर को बाहर खींच लिया गया। लाइव प्राणी 100 आइड मॉन्स्टर का पता लगाएं जो फ्यूजन के लिए उपयुक्त है, फ्यूजन करें। मयंक ने संकोच नहीं किया, निर्णायक रूप से स्कॉर्पियन स्पाइडर डेमन को फ्यूजन करने का निर्देश दिया, क्योंकि अगर यह रहता है तो 100 आइड मॉन्स्टर को नियंत्रित करना मुश्किल होगा, और चूंकि तीशा ने पहले ही दूसरे एंजल एनवॉय की पुष्टि कर दी थी, इस 100 आइड मॉन्स्टर के लिए एकमात्र परिणाम फ्यूजन के लिए सामग्री के रूप में उपयोग किया जाना था। असंख्य खून के लाल धागे 100 आइड मॉन्स्टर की ओर फैल गए, जल्द ही उसके अधिकांश शरीर को ढंक दिया गया। फ्यूजन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 100 आइड मॉन्स्टर की ताकत को देखते हुए प्रक्रिया बहुत तेज नहीं थी, लेकिन मयंक को कोई जल्दी नहीं थी, उसके पास बहुत समय था। स्कॉर्पियन स्पाइडर डेमन द्वारा 100 आइड मॉन्स्टर पर फ्यूजन करने के बाद मयंक स्वाभाविक रूप से प्राचीन कृमि वृक्ष को नहीं भूला। उसने एक छोटा बैग निकाला। बैग खोलने पर रोशनी चमक उठी और ये लैम्प ट्री क्रिस्टल थे। प्राचीन कृमि वृक्ष के नियंत्रण में एक बेल मयंक के सामने आई। उसने बैग को प्राचीन कृमि वृक्ष के ऊपर रखा, जिससे बेलों को अंदर घुसने दिया गया। फ्यूजन के लिए उपयुक्त सामग्री लैम्प ट्री क्रिस्टल का पता लगाएं, फ्यूजन करें। अध्याय 124 गहरा लाल शैतानी आंख। लैम्प ट्री की चमक में 20 से अधिक क्रिस्टल थे और मयंक उन सभी को एक बार में प्राचीन कृमि वृक्ष के साथ फ्यूज करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। यद्यपि लैम्प ट्री की चमक से प्राप्त कौशल मुख्य रूप से मुकाबला करने के बजाय सहायक के रूप में प्रकट हुआ था, लेकिन फिलहाल शक्ति में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ था। हालांकि तीशा के आज के अनुस्मारक ने मयंक को एक पहलू पर अधिक महत्व देने के लिए प्रेरित किया। सब कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्पन्न होता है, जो भावनाओं, आत्मा और मन से निकटता से जुड़ा हुआ है। इसलिए भावनात्मक शक्ति को अवशोषित करने की लैम्प ट्री की क्षमता को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में लैम्प ट्री के क्रिस्टल इकट्ठा करने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मयंक की आंखें थोड़ी चमकीं, क्योंकि वह लगातार विचार कर रहा था कि अधिक लैम्प ट्री क्रिस्टल कैसे एकत्र किए जाएं। शायद वह उन्हें व्यापार भी कर सकता है, अगर दक्षिण शहर में अतिरिक्त लैम्प ट्री क्रिस्टल हों। ये सही नहीं है। अगर मेरे पास कुछ ऐसा है जिसकी दक्षिण शहर को आवश्यकता है, तो बदले में कुछ लैम्प ट्री क्रिस्टल का अनुरोध करना अत्यधिक नहीं होगा, है ना? बूढ़े रीजू, ऐसा नहीं है कि मैं अपने साथियों में हेरफेर करना चाहता हूँ। बस मैं प्रगति करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। समय बीतता गया और प्राचीन कृमि वृक्ष द्वारा सामग्रियों का फ्यूजन थोड़ा तेज था, क्योंकि ये दूसरी बार लैम्प ट्री क्रिस्टल के साथ फ्यूज कर रहा था। चून की आवश्यक सामग्रियों की मात्रा अभी तक बहुत अधिक नहीं थी। लगभग 1 घंटे बाद फ्यूजन डिग्री धीरे धीरे 100% तक पहुंच गई, जिससे 20 से अधिक लैम्प ट्री क्रिस्टल में से केवल अंगूठे के आकार का एक क्रिस्टल बचा था। LV2 लैम्प ट्री क्रिस्टल फ्यूजन पूर्ण। प्राचीन कृमि वृक्ष ने कौशल प्राप्त किया, प्राचीन वृक्ष क्रिस्टल। फ्यूजन पूरा होने के साथ प्राचीन कृमि वृक्ष का समग्र आकार अपनी मूल ऊंचाई लगभग 40 मीटर से कुछ मीटर तक बढ़ गया। उसका तना अधिक मजबूत हो गया और उसकी उपस्थिति थोड़ी मजबूत हो गई। उसकी शक्ति बढ़ी थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि यह कौशल हमले पर केंद्रित नहीं था। शाखाओं के बीच एक हल्की झिलमिलाहट वाला रंग था, जो पन्ना हीरे के समान था। प्राचीन वृक्ष क्रिस्टल शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके लैम्प ट्री क्रिस्टल के समान प्रकाश में बदल जाता है, कोहरे को फैलाता है और पौधों के विकास को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा यह अधिक कोमल है और विकास को प्रेरित करने की अधिक संभावना है। एक परिपक्व प्राचीन वृक्ष क्रिस्टल कम से कम मुट्ठी के आकार का लगभग 1 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। लैम्प ट्री क्रिस्टल के विपरीत इसकी एक ऊर्जा क्षय अवधि होती है। लेकिन ये पर्याप्त था, क्योंकि मयंक मुस्कुराया, इसे एक सही विकल्प और प्रमुख अग्रणी उद्यमों के लिए एक समर्थन के रूप में देखा। लैम्प ट्री क्रिस्टल के बजाय प्राचीन वृक्ष क्रिस्टल का उपयोग करके खेती किए गए खेतों के साथ बचे हुए लैम्प ट्री क्रिस्टल मेरे हो जाएंगे। अब मैंने सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा को क्रिस्टल में बदलने की क्षमता हासिल की है। शायद आगे के फ्यूजन के बाद मैं भावनात्मक शक्ति को अवशोषित करने या यहाँ तक कि एक अधिक शक्तिशाली क्षमता में बदलने की क्षमता हासिल करूंगा। मयंक ने अपने दिमाग में संभावित विकासों पर विचार किया, लेकिन विशिष्टताओं के बावजूद प्राचीन वृक्ष क्रिस्टल के जन्म से अग्रणी प्रगति में काफी तेजी आएगी। आखिरकार सभी के योगदान के साथ भी चिकन अंडे के आकार का लैम्प ट्री क्रिस्टल बनाने में 7 से 8 दिन लग सकते थे।
बेशक लैम्प ट्री क्रिस्टल का आकार विभिन्न वातावरणों और परिस्थितियों के साथ भिन्न होता था, लेकिन गति अभी भी थोड़ी धीमी थी। शिविर में 23 लैम्प ट्री थे। प्रोफेसर अल्का के सिद्धांत के अनुसार लैम्प ट्री का प्राकृतिक रूप से होना बहुत असंभव था। चूंकि मैं उनकी खुद से खेती नहीं कर सकता, मैं क्रिस्टल बनाने के लिए मौजूदा लैम्प ट्री पर निर्भर हूँ। अगले फ्यूजन के लिए पर्याप्त जमा करने में आधा महीना या उससे भी अधिक समय लग सकता है, क्योंकि शिविर के अग्रणी कार्य के लिए भी लैम्प ट्री क्रिस्टल की आवश्यकता थी। लेकिन अब एक विकल्प होने का मतलब है कि संचय की गति बढ़ाई जा सकती है, और यह चीज़ शिविर पर नियंत्रण को मजबूत करने की कुंजी है। उत्पादन चक्र को बनाए रखने के लिए पौधों को लैम्प ट्री की चमक में ढके रहने की आवश्यकता है। यदि अधिकांश लैम्प ट्री क्रिस्टल को प्राचीन वृक्ष क्रिस्टल से बदल दिया जाता है और 1 महीने की क्षय अवधि के साथ, इसका मतलब है मासिक प्रतिस्थापन। अगर निरंतर आपूर्ति नहीं होती है तो उत्पादन बंद हो जाएगा। निस्संदेह क्षेत्र में प्राचीन कृमि वृक्ष का दर्जा फिर से बढ़ गया है। प्राचीन कृमि वृक्ष का फ्यूजन हो गया था, लेकिन स्कॉर्पियन स्पाइडर डेमन की फ्यूजन गति ने कुछ मुद्दे उठाए। 100 आइड मॉन्स्टर के फ्यूजन को पूरा करने में 3 घंटे लगे, जिससे 31% की फ्यूजन डिग्री हासिल हुई। कोई कल्पना कर सकता है, हालांकि यह केवल सेकंड ऑर्डर लो ग्रेड था। हालांकि 100 आइड मॉन्स्टर की ताकत सेकंड ऑर्डर इंटरमीडिएट के बहुत करीब थी, और फ्यूजन प्रक्रिया के दौरान विरोध करने की उसकी प्राकृतिक वृत्ति बहुत मजबूत थी। ये प्रतिरोध सिर्फ ताकत का मामला नहीं था, अंतर्निहित रूप से आध्यात्मिक और मन शक्ति क्षमताओं के मामले में 100 आइड मॉन्स्टर निस्संदेह औसत राक्षस की तुलना में मजबूत था। ये लंबी फ्यूजन समय का प्रत्यक्ष कारण भी था। जीवित 100 आइड मॉन्स्टर ने और भी अधिक विरोध किया। एक बार जब 100 आइड मॉन्स्टर के साथ फ्यूजन पूरा हो गया तो ये धीरे धीरे शाम के करीब पहुंच रहा था, और मयंक ने इंतजार करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने स्कॉर्पियन स्पाइडर डेमन को सीधे आंख वाले जानवरों के शरीरों को फ्यूज करने के लिए जाने दिया। आंख वाले जानवर 100 आइड मॉन्स्टर के समान होने के कारण उनका मांस परिवर्तन के लिए सबसे अच्छी सामग्री था। पूरी रात बीत गई और आखिरकार भोर में स्कॉर्पियन स्पाइडर डेमन ने कई 100 आंख वाले जानवरों के शरीरों को पूरी तरह से फ्यूज कर दिया था। फ्यूजन की प्रगति आखिरकार 100% तक पहुंच गई। 100 आइड मॉन्स्टर 100% फ्यूजन पूर्ण। स्कॉर्पियन स्पाइडर डेमन ने कौशल प्राप्त किया, गहरा लाल शैतानी आंख। जैसे ही फ्यूजन पूरा हुआ, स्कॉर्पियन स्पाइडर डेमन के भारी फ्रेम में अचानक गहरे लाल रंग की आंखें उगनी शुरू हो गईं। एक बाएं कंधे पर, दूसरी दाएं कंधे पर, चौंकाने वाली गहरे लाल रंग की काले गोल पुतलियों के साथ, जो अन्याय से मरने वालों की शोकपूर्ण आंखों की याद दिलाती हैं। इन भयानक शोकपूर्ण पुतलियों के भीतर एक भयंकर क्रूर हत्या की मंशा भी थी। एक बार जब गहरा लाल शैतानी आंख दिखाई दी तो ये स्कॉर्पियन स्पाइडर डेमन के शरीर पर एक जीवित प्राणी की तरह घूमती रही। प्रतीत होता है कि चारों ओर सब कुछ निगरानी कर रही है, जैसे कि किसी भी संभावित शिकार को निशाना बना रही हो। मयंक ने सावधानी से महसूस किया, उसकी आंखें अचानक थोड़ी चमक उठीं और वह मुस्कुराया। एक मानसिक हमला, मन को डराने के लिए क्रूर सदमे का उपयोग करना, या यहाँ तक कि आत्मा को मारना। वह अनिश्चित था कि क्या स्कॉर्पियन स्पाइडर डेमन सीधे आत्मा को मार सकता है, लेकिन शक्तिशाली सदमा निश्चित रूप से डेमन आई स्पाइडर वुमन और 100 आइड मॉन्स्टर से कम नहीं था। गहरा लाल शैतानी आंख। मयंक के एक विचार के साथ स्कॉर्पियन स्पाइडर डेमन हरकत में आया। उसकी मोटी बाँह उठी, गहरा लाल शैतानी आंख उसके हाथ में चली गई, और अचानक एक लाल रोशनी तेजी से बाहर निकली, एक कैद आंख वाले जानवर को मारते हुए। बिना किसी आवाज के केवल लाल रोशनी बिजली की तरह तेजी से चली। अगले ही पल लाल रोशनी से मारा गया आंख वाला जानवर दर्द से चीखा, उसका शरीर अकड़ गया और वह बेकाबू होकर कांपने लगा, जैसे किसी भारी प्रहार से जमीन पर गिर गया हो। डर की गंध। गहरा लाल शैतानी आंख के माध्यम से मयंक ने आंख वाले जानवर से निकलने वाले डर को महसूस किया। स्कॉर्पियन स्पाइडर डेमन की क्रूर हत्या की मंशा और मानसिक हमले ने जानवर को गंभीर मानसिक आघात पहुंचाया, जिससे वह अत्यधिक डर में डूब गया। लड़ना तो सवाल ही नहीं था, भागने की कोशिश करना तो दूर की बात थी, वह अपने शरीर को भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। बस एक विचार के साथ मयंक ने गहरा लाल शैतानी आंख से लाल रोशनी की एक और किरण भेजी, जो उस आधा मरे हुए आंख वाले जानवर को एक बार फिर से मार गई। बूम! इस बार मानसिक हमला दहलीज को तोड़ गया। आंख वाले जानवर की आंखें खून से भर गईं और उसका सिर धमाके के साथ एक खूनी दरार का खुलासा हुआ। अगर मानसिक हमला काफी मजबूत है तो ये शारीरिक क्षति भी पहुंचा सकता है। ये ज्ञात है कि मन और आत्मा की शक्ति अंतर्निहित रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ी हुई है। ये हमले का एक और तरीका जोड़ता है और यह रेंज्ड भी है। कोएगुलेशन कैनन के साथ संयुक्त ये और भी समृद्ध रणनीति बनाता है। साथ ही इसे फ्लोटिंग पगोडा ब्लैक आर्मर के नीचे छिपाया जा सकता है।
गहरा लाल शैतानी आंख स्कॉर्पियन स्पाइडर डेमन के शरीर पर घूमती रही, उसकी सीमा के भीतर सभी 4 मानव बाहों को कवर करती रही। एक बार जब काले कवच द्वारा संरक्षित किया जाता है तो जो लोग इसके विवरण से अनजान हैं वे गहरा लाल शैतानी आंख से हमले की कभी उम्मीद नहीं करेंगे। 2 एंजल एनवॉय के स्तर को बढ़ाने से न केवल ताकत बढ़ी बल्कि मयंक को भी अमूल्य पारस्परिक लाभ मिले। यद्यपि उसके शारीरिक रूप में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, केवल मयंक को ही पता था कि उसके मानव रूप के भीतर भयानक शक्ति समाई हुई थी, इतनी मजबूत कि टनों को उठा सके, कठिन त्वचा और मांसपेशियों के साथ, जिससे वह काले कवच की आवश्यकता के बिना भी सामान्य गोलियों के लिए लगभग प्रतिरक्षा था। एक तरह से मयंक मानव रूप में सेकंड ऑर्डर इंटरमीडिएट राक्षस जैसा था, या शायद और भी मजबूत, क्योंकि उसने इंटरमीडिएट सेल्फ हीलिंग, इंटरमीडिएट मेटल कंट्रोल, आयरन स्किन और ब्लैक आर्मर जैसे कौशल भी हासिल कर लिए थे। मयंक, जिन लोगों को हम कल वापस लाए थे वे जाना चाहते हैं। एंजल एनवॉय के फ्यूजन को अभी अभी खत्म करने वाली रितिका पहले ही विला नंबर 9 में उसे खोजने के लिए आ गई थी। चमन और उसके 3 साथी, हाँ वे 4, चमन और अन्य जाना चाहते हैं लेकिन वे चिंतित हैं, इसलिए उन्होंने टेंटेटिवली मुझसे इसके बारे में पूछा। हालांकि संजय, जिसने अपना हाथ खो दिया है, रुकना चाहता है। भले ही वह लड़ न सके, वह अभी भी किसी तरह योगदान करना चाहता है। रितिका ने ईमानदारी से सूचना दी, उसने पहले ही चमन और अन्य के विचारों को देख लिया था। क्या हमें उन्हें रुकने के लिए मजबूर करना चाहिए? वे आखिरकार अभी भी एक लड़ाकू बल हैं। उसने टेंटेटिवली पूछा, ये जानते हुए कि चमन के अलावा शेष 2 केवल फर्स्ट लेवल इंटरमीडिएट थे, लेकिन फिर भी कुछ लड़ाकू शक्ति थे। क्या फर्स्ट ऑर्डर अपर ग्रेड इतना मजबूत है? मयंक ने व्यंग्यात्मक रूप से पूछा, फिर हंसा और कहा, बूढ़े देवाशीष ने मुझे बताया कि सर्वनाश से पहले चमन सिर्फ एक व्हाइट कॉलर वर्कर था। किस्मत से वह सर्वनाश से बच गया और एक छोटे से उत्तरजीवी एन्क्लेव का नेता बन गया, 3 महिलाओं को रखा और आराम से रहा। एक छोटे से तालाब में एक बड़ी मछली होना एक असामान्य इच्छा नहीं है। मयंक का शानहू विला जिला स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली और बहुत सुरक्षित था, जो सेकंड ग्रेड राक्षसों या राक्षसों के समूहों से खतरों का विरोध करने में सक्षम था। लेकिन कुछ व्यक्तियों के लिए जिन्होंने कुछ शक्ति हासिल कर ली थी, वे सर्वनाश के बाद की दुनिया में दूसरों के अधीनस्थ होने के लिए संतुष्ट नहीं थे। रितिका ने थोड़ा सिर हिलाया, उसके लहजे में उदासीनता का संकेत था। उसके पास कुछ ताकत है, लेकिन यह नगण्य है। अपनी शक्ति के साथ वह मुश्किल से कुछ बार राक्षसों को दूर भगा सका। क्या फर्स्ट ऑर्डर अपर ग्रेड मजबूत है? आधिकारिक इंजेक्शन से पहले शानहू विला जिले में मयंक के अलावा फर्स्ट ऑर्डर अपर ग्रेड ताकत वाले लोगों में तीशा, देवाशीष और रितिका शामिल थे। उनके बाद बापोन, रोशन और राशि थे, जो भी धीरे धीरे फर्स्ट ऑर्डर अपर ग्रेड में कदम रख रहे थे। और आरक्षित सदस्यों के संबंध में बीरेंद्र, प्रणब और मानसी जैसे कई अन्य थे। अब जब आधिकारिक इंजेक्शन विकसित हो चुका था तो विनिमय के बाद पूरे शिविर की ताकत एक पायदान ऊपर उठने वाली थी। फर्स्ट ऑर्डर अपर ग्रेड को केवल ठीक ठाक लड़ने की शक्ति माना जा सकता था, एक संक्रमणकालीन रीढ़ की हड्डी की ताकत सबसे अच्छी थी। मयंक ने सिर हिलाया और कहा, बूढ़े देवाशीष को उनके साथ जाने दो, कुछ टैक्स इकट्ठा करने दो, और चूंकि हमने उनकी जान बचाई, चलो सामग्रियों के लिए वस्तु विनिमय करें। अगर वे भविष्य में हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं, लेकिन उन्हें माल का आदान प्रदान भी करना होगा। वह थोड़ा रुका, फिर कहा, जो लोग शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं और अभी तक हमारे विस्तार क्षेत्र के भीतर नहीं हैं, चलो उन्हें धीरे धीरे सहायक शिविरों में बदल दें। उन्हें सामग्री एकत्र करने दें जिसे हम व्यापार के माध्यम से वापस पा सकते हैं। रितिका की आंखें चमक उठीं, तुरंत मयंक के इरादे को समझते हुए। सैन्य शक्ति के माध्यम से व्यवस्था स्थापित करें और व्यापार को एक साधन के रूप में उपयोग करें। इन अनिच्छुक उत्तरजीवी एन्क्लेव को अग्रदूतों में बदल दें, लैम्प ट्री की खेती और क्रिस्टल को पोषित करने जैसी महत्वपूर्ण सामग्री इकट्ठा करें। जहां तक अव्यवस्थित गिरोहों और शानहू विला के विस्तार क्षेत्र के भीतर वालों की बात है, रितिका जानती थी कि मयंक को और अधिक कहने की आवश्यकता के बिना क्या करना है। पहले वाले को खत्म करो, बाद वाले को जबरन वश में करो या उन्हें आगे दूर ले जाओ, सहायक के रूप में जारी रखो। मैं समझती हूँ कि इसे कैसे संभालना है, मैं अब बूढ़े देवाशीष को बुलाने जाती हूँ। रुको, मयंक ने रितिका को रोका, कहा, तुम्हारी रॉट स्किन रैट अपनी नस्लीय बाधा तक पहुँच चुकी है ना? रितिका चौंक गई, फिर सिर हिलाया, हाँ। बूढ़े देवाशीष को खोजने के बाद प्राचीन कृमि वृक्ष के पास जाओ और एक फर्स्ट ऑर्डर अपर ग्रेड आंख वाले जानवर पर दिव्य दीक्षा अनुष्ठान करो।